मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव लगातार चरम पर है, लगातार तनाव बढ़ता चला जा रहा है और बहुत सारे ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिससे एक बात बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रही है कि अमेरिका ईरान पर हमला करने जा रहा है। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है, पूरी दुनिया में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लोग अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं। अमेरिका भी अपने जो युद्धपोत हैं उनको मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर रहा है। ट्रंप का भी बयान आया है, सब पर चर्चा करेंगे। और इसके अलावा आज हम थोड़ी सी इस बात पर भी विचार करेंगे कि किस तरह से ईरान के अंदर एक ऐसा विषय जिस पर हमारे देश के अंदर कोई बात ही नहीं हुई, और ये बात क्यों नहीं हुई, इसलिए नहीं हुई क्योंकि ईरान के अंदर में जब ये पूरा ईरान के खिलाफ ये विद्रोह हो रहा था, ईरान की मुल्ला मौलवी सरकार के खिलाफ, उस समय एक बहुत बड़ा ट्रेंड उभर के सामने आया और वो ये सामने आया कि ईरान की मस्जिदों को लगातार आग के हवाले किया जा रहा था। इस खबर पर किसी ने चर्चा ही नहीं की, इस खबर को बड़ी प्रमुख तरीके से उठाया ही नहीं गया। इसीलिए आज इस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे शुरुआत में। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ज़रा इस बात को समझें कि ईरान के अंदर किस तरह से जो ईरान के करोड़ों लोग हैं उनमें इस्लाम के प्रति जो आस्था है वो ख़त्म हो रही है। ईरान की मुल्ला मौलवी सरकार के प्रति उनकी जो आस्था है, विश्वास है, पूरी तरह से डिग चुका है। और यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में ईरान के अंदर मस्जिदों को जलाया गया है। दरअसल ईरान के अंदर एक मुल्ला सरकार है। ईरान जो पूरा शासन करता है वो मुल्ला मौलवियों के माध्यम से अपना शासन करता है। मुल्ला मौलवी वहाँ पे एक सामंती वर्ग बन चुका है जो कि रूल करता है वहाँ ईरान की जनता पर। यही वजह है कि ईरान में जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है, जो भी महंगाई वहाँ पर है, जो भी वहाँ पे परेशानी झेलनी पड़ रही है लोगों को, उसका जिम्मेदार सीधे सीधे मुल्ला मौलानाओं को, इस्लाम को और मस्जिदों को माना जा रहा है। और यही वजह है कि बड़े पैमाने पर ईरान के अंदर मस्जिदों को जलाया गया है। मैंने इससे पहले भी कई बार अपने वीडियो में आपको बताया हुआ है कि ईरान के अंदर लगभग 75,000 मस्जिदें हैं। इनमें से 50,000 मस्जिदें ऐसी हैं जहां पर कि ताला लटका दिया है, और ताला सरकार के द्वारा ही लटकाया गया है। सरकारों ने ही इन तालों को बंद किया है और उसकी वजह यह है कि यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। यहाँ पे ईरान के लोग इकट्ठा होकर के ईरान की मुल्ला सरकार को गिराने की साजिश किया करते थे। यही वजह है कि ईरान में इन मस्जिदों को बहुत बड़े पैमाने पर बंद किया गया। अब जो समाचार आ रहा है वो ये है कि लगभग 2 हफ्ते तक चल रहे इस बड़े विद्रोह के अंदर, जहां पर कि शाह को बुलाने की बात कही गई और मुल्ला सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही गई, इस यहाँ पे लगभग 150 मस्जिदों को जला करके राख कर दिया गया ईरान के अंदर। क्या आपको यकीन हो रहा है ये बात को सुनकर कि एक इस्लामी मुल्क जो अपने आप को दावा करता है कि वो शरीयत पर चल रहा है, इस्लाम पर चल रहा है, कुरान और सुन्नत पर चल रहा है, वहाँ पे मस्जिदों के खिलाफ इतनी नफरत है कि ईरान के लोगों ने लगभग 150 मस्जिदों को जला करके राख कर दिया। और इसकी वजह ये है साफ साफ कि उनको ये लगता है कि साहब ये फलाना मस्जिद जो है, इस यहाँ का जो मुल्ला है, यहाँ का जो इमाम है, वो उनके ऊपर अत्याचार करता है। जो आधिकारिक रूप से रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि 34 तो ऐसी मस्जिदें हैं जिसको कि ईरान की सरकार ने भी माना है कि हाँ, इनको जलाया गया है। इसके अलावा ईरान के अंदर जो वहाँ की राजधानी तेहरान है, वहाँ पर भी जिस मस्जिद में ये खमैनी जो थे ये जा करके वहाँ पे नमाज पढ़ते थे, उस मस्जिद को भी आग के हवाले कर दिया गया था। ये भी समाचार आया था। तो ये आप समझिए कि पूरी टाइमलाइन क्या चल रही है कि जिस तरह से हमारे पूरे देश के अंदर एक्स मुस्लिम बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में एक्स मुस्लिम बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के जो मुल्ला मौलाना हैं वो मातम मनाते रहते हैं कि भाई हमारे देश के लोग जो है वो इस्लाम के खिलाफ लगातार बातें करते हैं। यहाँ पे लाखों की संख्या में इस निंदा के मामले हैं। ऐसा कह के पाकिस्तान के मुल्ला मौलाना लाइव टेलीविजन पर रोते बिलखते दिखते हैं। आप सोचिए कि ऐसे पूरे दुनिया में किस तरह से एक्स मुस्लिम की संख्या बढ़ रही है और ईरान में मस्जिदों को जलाया जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, नया ट्रेंड है जो मैंने आपको बताया ईरान के अंदर। अब मैं आपको जरा ये बताता हूं कि आखिर इस वक्त पूरी दुनिया में क्या हलचल चल रही है। ईरान के ऊपर हमला जो होने वाला है उसको लेकर के अमेरिका की तरफ से क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्यों अचानक से इसकी चर्चा शुरू हुई है। मित्रों, कल एक बहुत बड़ा समाचार आया और वो समाचार ये आया कि मिडिल ईस्ट के अंदर कतर में, जहां पर अमेरिका का बेस है, आर्मी बेस है, वहां से बड़ी संख्या में जो यूएस के सैनिक हैं, यूएस के जो सोल्जर्स हैं, उनको शिफ्ट किया जा रहा है सुरक्षित जगह पर। इसका मतलब ये है
साफ साफ कि अमेरिका युद्ध की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ईरान पर हमला करने से पहले पूरी तरह से अपने सैन्य ठिकानों को मिडिल ईस्ट के अंदर सुरक्षित कर रहा है। इसकी पूरी जो रिपोर्ट्स है वो कल पूरे लगातार वायरल होती रही। इसके अलावा जो दुनिया की एक बहुत बड़ी खबर की एजेंसी है जिसका नाम राइटर है, राइटर ने भी कल ये सूचना दे दी है कि 24 घंटे के अंदर अमेरिका पर एक बहुत बड़ा हमला किसी भी वक्त पे शुरू हो सकता है। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा समाचार है। तो एक एक करके हम जरा देखते हैं कि आखिर इस वक्त क्या चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बात बताई किस तरह से यूएस आर्मी कतर में अपने सुरक्षित ठिकानों पर पहुंच रही है, शिफ्टिंग की जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक बड़ा अखबार दुनिया का है डेली मेल, इसने एक पूरा आर्टिकल छापा है। इस आर्टिकल में उसने ये बताया है कि मंगलवार को अमेरिका के अंदर पेंटागन और यानी कि जो रक्षा अधिकारी हैं अमेरिका के और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो बैठक हुई है, जो मीटिंग हुई है, उसमें हमले का पूरा प्रस्ताव रखा गया है, पूरी प्लानिंग बताई गई है। और ये कहा गया है कि ईरान के अंदर 50 ऐसे ठिकाने हैं जो कि सीधे तौर पे इस वक्त अमेरिका के निशाने पर हैं। और इन 50 सैन्य ठिकानों में सबसे ज़्यादा ठिकाने जो है वो इस्लामिक रिपब्लिकन, जो वहाँ पे इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉरपोरेशन जो वहाँ पे है उसके सबसे ज़्यादा 50 ठिकाने हैं। इसके अलावा वहाँ की जो बासिस फोर्स है उसके ठिकाने हैं। तो पूरी तरह से जो मुल्ला मौलानाओं की ताकत है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी IRGC, उसको पूरी तरह से ख़त्म करने की प्लानिंग के तहत काम वहाँ पे शुरू हो गया है। पूरा मसौदा जो है वो ट्रंप के सामने पेश किया गया है। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है क्यों हम ये बात कह रहे हैं कि ये युद्ध शुरू होने जा रहा है, क्योंकि जो अमेरिका का युद्ध पोत है USS अब्राहम लिंकन कैरियर, ये भी अब मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो चुका है। और अमेरिका भी अब पूरी तरह से युद्धपोतों के माध्यम से अब ईरान की सप्लाई लाइन को, ईरान को काटने के लिए मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो चुका है, जो समझता हूं कि बहुत ही प्रमुख संकेत है इस बात का। चौथी बड़ी जो खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है इस मामले पे कि पाकिस्तान ने जो है आज अपने पूरे जितने भी उसके पाकिस्तान के बॉर्डर के इलाके हैं, खासकर जो जहां शिया बहुल इलाके हैं, उन सभी इलाकों में इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया, यानी पूरी तरह से वहां पे इंटरनेट को ठप कर दिया गया है। और उसके लिए बहाना ये बनाया जा रहा है कि कुछ सी केबल्स हैं वो ख़राब हो गई हैं, पर असल बात ये नहीं है, वो रिपेयरिंग का बहाना बनाया जा रहा है। पर असल बात ये है कि दरअसल ईरान के ऊपर अमेरिका हमला करने जा रहा है। इसके लिए बाकायदा वो जो कुछ पाकिस्तान के बॉर्डर्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहता है। और जब वो पाकिस्तान के बॉर्डर्स का इस्तेमाल करेगा तो वहाँ पर जब अमेरिका की जंगी जहाज उड़ेंगे तो उनके वीडियोज़ जो है वो बना बना करके ऐसा ना हो कि शियाओं को वायरल किए जाएँ और इसके बाद जो वहाँ पे शिया इस्लामिस्ट है पाकिस्तान के अंदर वो विद्रोह कर दें, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान के अंदर 20% के करीब वहाँ पे शिया मुसलमान हैं जो कि ईरान के अंदर काफ़ी आस्था रखते हैं, खामेनेई सरकार में काफ़ी आस्था रखते हैं और खामेनेई को तो वो देवता की तरह से मानते हैं। तो यही वजह है कि वो किसी भी तरह से जो है ये बातें शिया मुसलमानों को ना पहुँचे, वो भड़के ना, ग्रहित ना भड़के, इसलिए पूरी तरह से वहाँ पर भी इंटरनेट ब्लैकआउट आज किया गया है। पांचवा सबसे बड़ा पॉइंट यह है मित्रों कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराघची, उन्होंने स्वयं फ़ोन कॉल लगाया है इंडिया के, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को। और कहा यह जा रहा है कि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि दरअसल ये कॉल इसलिए किया गया है क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि भाई देखिए, आपकी दोस्ती तो अमेरिका से भी है, आपकी दोस्ती तो हमसे भी है, हम बातचीत का प्रस्ताव करके आए अमेरिका से कि भी बातचीत शुरू की जाए, पर अमेरिका ने बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। तो आप हमारी तरह सुलह कराइए, दोनों के बीच में किसी तरह मामला रफा दफा कराइए, बातचीत हो, ख़त्म मामला। और इसके अलावा ये भी जानना महत्वपूर्ण है कि जो भारत के बहुत सारे लोग जो कि रह रहे हैं उनकी निकासी ईरान से करवानी है, इस संबंध में भी एस जयशंकर ने बात की है। एस जयशंकर ने बाकायदा ट्वीट करके ये सारी बातें जो है वो पटल पर रख दी है, सार्वजनिक पटल पर रख दी है। छठा सबसे बड़ा पॉइंट ये है मित्रों की पूरी दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े देश हैं उन्होंने ईरान के अंदर से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालना शुरू कर दिया है। इंडिया ने दूसरी बार, भारत ने दूसरी बार एडवाइजरी जारी की है, अमेरिका भी एडवाइजरी जारी कर चुका है, स्वीडन भी एडवाइजरी जारी कर चुका है। सभी जो देश है वो एडवाइजरी जारी कर रहे हैं और जो पूरा का पूरा ईरान है वहाँ से अपने नागरिकों को सुरक्षित वापसी के लिए बात कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों कि भारत के अंदर अब फिर से एक बार वो राजनीति शुरू हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी जो कि AIMIM के लीडर हैं, उनको ईरान से मुसलमान टैग कर रहे हैं और उनके साथ साथ ट्विटर पर जो है एस जयशंकर को और विक्रम मिस्री को टैग कर रहे हैं जो कि विदेश सचिव हैं। और ये टैग इसलिए कर रहे हैं कि वो बार बार गुहार लगा रहे हैं कि बचा लो, ईरान के अंदर हमारी जान खतरे में है, हमको बचा लो, हमको इंडिया आना है। तो जो बड़े बड़े वहाँ पे लोग
भारत से जो मुसलमान गए थे वहाँ पे ईरान में अब फिर से लौटना चाहते हैं। हालांकि वो कहते हैं कि मोदी की सरकार तो बड़ी जालिम सरकार है, लेकिन इस जालिम सरकार के मातहत फिर से आना चाहते हैं भाग करके। तो वैसे भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि जो भारत के अंदर के मुसलमान नागरिक जो कि ईरान में फंसे हुए उनकी तुरंत उनकी सुरक्षा की जाए, उनको वापस लाया जाए। तो ये सब काम भी मोदी जी को ही करना है। तो भैया ये तो सबसे बड़ा छठा पॉइंट है। सातवां सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि तुर्की के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है। और तुर्की ऐसा देश बन चुका है जो कि जब स्टेटमेंट जारी करने की शुरुआत करता है तो लगता है कि पूरा कत्लेआम मचा देगा, गदर कर देगा, लेकिन बाद में समझ में आता है कि वो एकदम भीगी बिल्ली की तरह बात कर रहा है। तुर्की के विदेश मंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि ईरान में किसी भी तरह का विदेशी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये कहा है कि ईरान में जो कुछ भी हो रहा है उसको उनके भरोसे छोड़ दिया जाए, वो लोग वहाँ के जो हैं वो खुद ही निपट लेंगे, कोई बाहर से हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन और उसकी एक वजह यह भी है कि अगर कि ईरान के अंदर से ईरान और तुर्की की सीमा लगती है तो ईरान की पश्चिमी सीमा का कुछ हिस्सा जो तुर्की से लगता है वहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं ईरान के हैं वो भाग करके आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि बड़ा हमला हो सकता है, इसलिए वो भी तुर्की में घुसना चाहते हैं। तो इसको लेकर के भी तुर्की कह रहा है कि भैया हमारी अर्थव्यवस्था चौपट होगी, इससे हम ईरान के शरणार्थियों को कितना हम झेल पाएंगे। तो वो कह रहा है साहब कोई हस्तक्षेप मत करिए और नहीं तो यहाँ पे अस्थिरता फैल जाएगी। ये भी तुर्की के विदेश मंत्री की तरफ से बयान है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ हुआ कैसे, ये सब कुछ जो है वो आप समझ लीजिए कि पिछले 15-16 घंटों में इतनी घटनाएं एक साथ हो गई हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक बड़ी खबर पाकिस्तान से भी आ रही है। जो कतर के जो अमीर हैं शेख तमीम, उन्होंने फ़ोन कॉल लगाया है शहबाज शरीफ को जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, और उनसे क्या बात हुई है इसको लेकर सार्वजनिक तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि दरअसल अभी फ़ोन आया है शेख तमीम का, और वो फ़ोन दरअसल इसलिए आया है क्योंकि वो भारत और पाकिस्तान और कतर के बीच में अच्छे रिश्ते चाहते हैं। लेकिन अंदर की बात ये नहीं है, अंदर की बात दरअसल यही होगी कि दरअसल कतर जो है वो अमेरिका का एलाई है। तो वो शहबाज शरीफ को ये समझा रहे होंगे कि देखो ज़्यादा उम्मा के चक्कर में उड़ने की कोशिश मत करना, ठीक है, अमेरिका के साथ खड़े रहना, वरना तुम्हें कर्जा भी नहीं मिलेगा, IMF से लोन भी नहीं मिलेगा, और उम्मा का चुम्मा बता करके जो है ईरान के लिए मत खड़े हो जाना, अमेरिका की पूरी मदद करो। इस बात के लिए दबाव जो है वो, जैसे कि आप जानते हैं हमेशा से सऊदी अरब, UAE, कतर, ये सारे देश जो है लगातार दबाव डालते हैं पाकिस्तान के ऊपर कि तुम उम्मा के चक्कर मत पड़ो, ईरान की पिटाई करो। तो अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं जो आठवां सबसे बड़ा पॉइंट ये है मित्रों की रूस की प्रतिक्रिया आ गई है। रूस ने भी मौजूदा हालातों पर साफ साफ ये कहा है कि भाई जल्द से जल्द जो है इसको ख़त्म किया जाए, कोई विदेशी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया ने एक टर्म इस्तेमाल किया है और वो टर्म है कि कलर रिवोल्यूशन, यानी वो कह रहा है कि ये जिस पता नहीं कौन सी रंगीन क्रांति कर रहे हैं, वो कह रहा है रंगीन क्रांति, यानी इतना खून खराबा हो रहा है। लोग दावे कर रहे हैं साहब कि 12,000 से ज़्यादा लोग जो है ईरान में मर चुके हैं, 3-4 हज़ार लोग मारने के दावे तो खुद ईरान कर रहा है आधिकारिक ऑफिशियली, यहाँ इतने लोग मर गए हैं। आप सोचिए, इसके बावजूद भी रशिया ये कह रहा है कि साहब ये तो कलर्ड रेवोल्यूशन है, यानी कि वो एक कूटनीति के तहत ही कह रहा है अमेरिका से कि भाई कलर्ड रेवोल्यूशन है, कलर्ड रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये रंगीन क्रांति हो रही है, कोई क्रांति वांति नहीं हो रही है। नवा सबसे बड़ा पॉइंट ये है मित्रों की ईरान का जो फ्रस्ट्रेशन है वो लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ईरान के जो सरकारी टीवी चैनल है वहाँ पे एक फुटेज दिखाया जा रहा है, उसमें दिखाया जा रहा है कि ट्रंप को गोली मारते हुए, आपको याद होगा जब ट्रंप अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे उस वक्त उन पर गोली चली थी, उस वीडियो को बिल्कुल दिखाया जा रहा है ईरान के सरकारी टीवी पर, और ये कहा जा रहा है कि पिछली बार गोली चूक गई थी, इस बार गोली चूकेगी नहीं। तो आप समझ लीजिए कि ईरान किस तरह से फ्रस्ट्रेट नज़र आ रहा है। 10वां सबसे बड़ा पॉइंट ये है मित्रों की इजराइल के जो आर्मी चीफ वगैरह हैं सब उनकी तरफ से बयान जारी हो रहे हैं, साहब के पूरी तैयारी कर चुके हैं, अगर ईरान कोई भी मिस एडवेंचर करता है, अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है और ईरान पलटवार करके इजराइल पर हमला करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी पूरी सारी सेना तैयार है। यानी अगर देखा जाए मित्रों तो पिछले 24 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि अमेरिका कोई बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। लेकिन इसी बीच में ट्रंप का भी एक बयान सामने आया है। ट्रंप ने ये कहा है कि भाई हमने इस बात की जांच की है और हमें पता चला है कि ईरान के अंदर अब किलिंग्स जो है वो बंद हो गई हैं, यानी ईरान जो है अब लोगों को मार नहीं रहा है। तो जब ये बयान कल रात को आया इसके बाद बहुत से लोगों ने कहा कि लगता है कि मामला रफा दफा करने की मूड में है, ट्रंप लगता है कि हमला नहीं करेंगे। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि दरअसल अभी अमेरिका कुछ टाइम ले रहा है, और वो टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि उसके जो वहाँ पे एसेट्स अभी हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, जो उसके सैनिक हैं, जब तक वो सुरक्षित बेस पर नहीं पहुँच जाएंगे, जब तक जो अमेरिका के युद्धपोत हैं
जब तक वो ईरान के पास नहीं पहुंच जाएंगे, मिडिल ईस्ट में नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक वो कोई बहुत बड़ा एक्शन अभी नहीं लेगा। तो जल्द ही हम कुछ बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पे देख सकते हैं। क्या होने वाला है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।